Okay friends, today we will be revising Securities Contract Regulation Act 1956, that is SCRA 1956. Okay, first of all, it is an act to prevent undesirable transaction in securities by regulating the business of dealing therein. बेसिकली मतलब नाम से भी पता चल रहा है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना है, द बिजनेस ऑफ डीलिंग एंड द बिजनेस ऑफ डीलिंग देयरिन. इसका एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 20th February 1957, the date of notification in the official gazette. देन सेक्शन 2 डेफिनेशन, इसमें मेन डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है तो हम वही पढ़ेंगे. सेक्शन 2 सब सेक्शन ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर और रिलेटिंग टू द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़. ठीक है. देन 2AA एंड AB, ये इंपॉर्टेंट है. कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, ये कंसेप्ट आया था हमारा 2005 अमेंडमेंट के थ्रू, और इसका साथ में हमें पढ़ेंगे सेक्शन 4A एंड 4B. तो कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब क्या होता है? मीन्स द सक्सेशन ऑफ अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीइंग अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी by another stock exchange being a company incorporated for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities carried on by such individual or society. मतलब बेसिकली अगर हमने कीवर्ड्स देखें तो सक्सेशन है किसका? एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि बॉडी ऑफ अ पर्सन है या फिर एक सोसाइटी है जिसको किसने सक्सीड किया है? अ स्टॉक एक्सचेंज बीइंग अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है. ठीक है, ये हो गया सक्सेशन. कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज को दूसरी स्टॉक एक्सचेंज ने सक्सीड कर लिया है. देन डीम्यूचुअलाइजेशन मीन्स अ सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स. ट्रेडिंग राइट्स किसके पास होते हैं? जिनको हम स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं अपने जनरल टर्म में. तो बेसिकली ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग कर दिए और ट्रेडिंग राइट्स अलग कर दिए, उसको डीम्यूचुअलाइजेशन कहा है. ठीक है. देन 2AC डेरिवेटिव. डेरिवेटिव इंक्लूड्स सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम prices underlying securities, commodity derivatives and other instrument declared by central government to be derivatives. तो डेरिवेटिव में इंक्लूड होते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव, और कमोडिटी डेरिवेटिव डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन BC में. दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ सच गुड्स विच इज़ नॉट अ रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट. और रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिफाइंड है 2EA में. ठीक है. तो commodity derivative means a contract for delivery of such goods as notified by central government and which is not a ready delivery contract, or contract for differences which derives its value from prices or indices of prices of underlying goods or activities, सर्विसेज, राइट्स, इंटरेस्ट. तो बेसिकली कोई भी अंडरलाइन गुड से जब हम वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं, उसके डिफरेंसेस से ड्राइव कर रहे हैं, तो वो भी कमोडिटी डेरिवेटिव है. और अगर हम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स कोई कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ नॉट अ रेडी डिलीवरी. रेडी डिलीवरी क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ प्राइस देयर फॉर either immediately or within such period not exceeding 11 days. दैट इज़ दो चीज़ें होती है, एक डिलीवरी ऑफ गुड्स और एक पेमेंट ऑफ प्राइस, इधर इमीडिएटली और विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 11 days आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, and the period of 11 days shall not be capable of extension by mutual consent of parties. ठीक है. इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट है फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स तो वो कमोडिटी डेरिवेटिव में आ जाएगा. अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन B, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना. गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि क्रिएटेड एंड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर रेजिंग लोन. ठीक है. 2BB, that is goods means every kind of movable property other than actionable claim, money and securities. जो सिक्योरिटीज़ अलग चीज़ है और गुड्स अलग है. ठीक है. मूवेबल प्रॉपर्टी होती है गुड्स, बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? एक्शनेबल क्लेम, मनी एंड सिक्योरिटीज़. ठीक है. देन इसके बाद हमें पढ़ना है 2D ऑप्शन इन सिक्योरिटीज़. means a contract for purchase or sale of a right to buy or sell, or right to buy and sell securities in future, and includes
तेजी मंदी, गली, पुट, कॉल और पुट एंड कॉल इन सिक्योरिटीज़। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या मतलब बेसिकली हमें क्या कीवर्ड याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है, फॉर परचेज और सेल, और राइट टू बाय और सेल इन फ्यूचर, तो वो ऑप्शन इन सिक्योरिटीज़ हो जाता है। देन एक डेफिनेशन ऐड हुई है 2021 अमेंडमेंट में, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स मीन्स अ फंड लाइक म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड or collective investment scheme or business trust that collects or raises the money from investor and invests such fund further, तो वो pooled investment vehicles कहेंगे उनको हम। देन 2EA रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें डिलीवरी और प्राइस ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस जो है वो इधर इमीडिएटली होगी और नॉट एक्सीड और विद इन 11 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो 11 डेज का टाइम है वो एक्सटेंडेबल नहीं है। देन 2GB सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल, ये डेफिनेशन यहाँ दी है बट ये कॉन्स्टिट्यूट या इस्टेब्लिश कहाँ होती है, अंडर सेबी एक्ट 1992 सेक्शन 15K जो हमने पढ़ा था। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है 2H सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर। तो बेसिकली हमें ये टर्म्स है, शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर, इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स, यूनिट्स और बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सिक्योरिटी रिसीट बाय सरफेसी एक्ट, then units, other instrument issued to investor under mutual fund scheme, then any certificate of or instrument issued being a special purpose issuer is a special purpose distinct entity. In securities includes government securities, rights or interest in securities. Okay, then section 2 subsection HA specific delivery contract, एक हमने पढ़ा था रेडी डिलीवरी 2EA में, एक स्पेसिफिक डिलीवरी है 2HA में, जिसमें डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ प्राइस, डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड एट अ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स हैं। एक्चुअल डिलीवरी है किसकी, स्पेसिफिक क्वालिटी की स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड पे और फिक्स्ड प्राइस पे, तो वो स्पेसिफिक डिलीवरी होगा। एक है स्पॉट डिलीवरी जिसमें डिलीवरी एंड पेमेंट either on the same day or on the next day on which contract has taken place. Transfer of the securities by depository from account of beneficial owner to the account of other beneficial owner, उसको भी हम spot delivery कहते हैं, जो डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र करती है एक बेनिफिशियल ओनर से दूसरे बेनिफिशियल के अकाउंट में। देन स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और incorporated or not, constituted before corporatization and demutualization। पर्पस क्या होगा स्टॉक एक्सचेंज का, फॉर असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। देन जो स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रांसफरेबल भी हो सकता है और नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकता है, ये रहा नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकता है। ठीक है, देन सेक्शन 2A इंटरप्रिटेशन, जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस SCRA में डिफाइन नहीं है उनकी डेफिनेशन हम कहाँ से उठा सकते हैं, कंपनीज एक्ट से, सेबी एक्ट से, डिपॉजिटरी एक्ट से। देन सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की, पहले हम स्टॉक एक्सचेंज की जो हमने इस्टेब्लिश की हुए है वो रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करेगी बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिले देन इट कैन नॉट ऑपरेट एज अ स्टॉक एक्सचेंज। कंपल्सरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा हमें रिकॉग्निशन। एप्लीकेशन शेल कंटेन पर्टिकुलर्स एंड अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स हैं। देन सेक्शन 3 में हमने एप्लीकेशन करी, 4 में हमें रिकॉग्निशन ग्रांट होएगी। इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्दर इंफॉर्मेशन दैट द रूल्स एंड बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर सच दैट इट विल इंश्योर फेयर डीलिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स and stock exchange is willing to comply with any other directions issued by the central government, and that it would be in the interest of trade and in the public interest of trade and public interest to grant recognition. It may grant recognition to stock exchange subject to conditions it may impose. Okay, the conditions for the central government may relate to qualification for membership of stock exchange,
4 पॉइंट से याद रखने हैं. मैनर इन विच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटर्ड इनटू और एनफोर्स एज बिटवीन मेंबर्स. Representation of central government on each stock exchange by such number of persons not exceeding 3 as the central government nominate in this behalf, and the maintenance of accounts of members and their audit by chartered accountants wherever such audit is required by the central government. Okay, every grant of recognition shall be published in the Gazette of India and also in official gazette of the state in which principal office of stock exchange is there, and the recognition shall effect from the date of its publication in the Gazette of India. पब्लिश दो जगह होगी, एक गेजेट ऑफ इंडिया में और एक गेजेट ऑफ स्टेट में, बट इफेक्ट कौन सी डेट से होगा? जिस डेट से वो पब्लिश हुई है गेजेट ऑफ इंडिया में. No application for grant shall be refused except on giving an opportunity of being heard. No rules of stock exchange shall be amended except with the approval of central government. इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को जो हमारा रिकॉग्निशन देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, और इट में impose any conditions. क्या एंड अगर वो रिकॉग्निशन नहीं देने तो भी उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलेगी, एंड अगर उसके कोई रूल्स अमेंड होने हैं तो उसके लिए भी अप्रूवल किसका लेना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. देन सेक्शन 4A एंड 4B कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन की बात करते हैं. 4A में तो है कि कब तक आपने अप्लाई करना है. ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट ऑल रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल बी कॉर्पोरेटाइज्ड एंड डिम्यूचुअलाइज्ड. मतलब सेग्रीगेट होंगे उनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको इनकॉर्पोरेट कंपनी सक्सीड करेगी और सेग्रीगेशन होएगी फंक्शंस की. और ये कब तक होएगा? ऑन फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट. और अपॉइंटेड डेट हमें एक्सप्लेनेशन बताइए. मीन्स द डेट इन विच द सेबी बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, एंड इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज. देन ये तो हो गया कंपल्सरी करना ही करना है, कब तक? अपॉइंटेड डेट से पहले पहले. अब उसका प्रोसीजर क्या है वो 4B में बताया है. ऑल रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विद इन सच टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब फॉर अपॉइंटेड डेट, सबमिट अ स्कीम फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन फॉर इट्स अप्रूवल. और ये स्कीम सबमिट किसको करनी है? बोर्ड को. देन ऑन रिसीट ऑफ स्कीम बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, if it considers it to be in the interest of trade and in the public interest, approve the scheme with or without modification. No scheme shall be approved if the issue of shares for lawful consideration or the trading rights in lieu of membership or payment of dividends is out of any reserves or assets of that stock exchange. ये याद करने हैं 3 पॉइंट्स है कि अप्रूवल कब नहीं मिलेगा. इफ़ इशू ऑफ शेयर्स, trading right in lieu of membership or payment of dividends is out of reserves or assets of that stock exchange. ठीक है. Then where the scheme is approved, then it shall be published immediately. कौन पब्लिश करेगा? by the board in the official gazette and stock exchange in 2 daily newspapers. दोनों इंग्लिश भी हो सकता है, दोनों हिंदी भी हो सकते हैं, वो कुछ नहीं लिखा है. 2 daily newspapers circulating in India as specified by SEBI, and upon such publication the scheme shall have effect and binding on all persons. Okay. Every recognized stock exchange in respect of which scheme has been approved shall ensure that at least 51% of its equity share capital is held within 12 months from the date of the publication of the order under subsection 7 by the public other than the shareholders having trading rights. मतलब कि within कितने months? 12 months from the date of publication of the order, the stock exchange which has been recognized shall ensure that at least 51% of its equity share capital is held by public other than shareholder having trading rights. Okay. Then provided the board may extend the said period by another 12 months. तो कितने हुए? 12 months plus extended 12 months. ठीक है. Then हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन, सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन. अब सेक्शन 5 में अगर ये 4A एंड 4B हमको बाद
सेपरेट कर दें। तो सेक्शन 5 में है विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, जो वो भी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर। इफ़ इट्स इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट दैट द रिकॉग्निशन शैल बी विड्रॉन, इट may serve written notice to the stock exchange for considering the withdrawal of recognition, and after giving opportunity of being heard, withdraw the notification and publish in the official gazette. Where the recognized stock exchange has not been corporatized or demutualized, or it fails to submit the scheme referred to in section 4b within the specified time, or scheme has been rejected, इनमें से कोई भी चार में से कुछ भी अगर होता है, then the recognition granted by stock exchange under section 4 shall be withdrawn and the central government shall publish notification in the official gazette withdraw of such recognition. तो यहाँ पर तो अगर तो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में विड्रॉ, बट अगर स्कीम रिजेक्ट हो गई है या फिर स्कीम के लिए आपने अप्लाई नहीं करा है, देन इट शैल बी विड्रॉन। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 6 है हमारे पास, पावर ऑफ, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, अब सेबी है, पावर ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू कॉल फॉर किसकी, पीरियोडिकल रिटर्न्स और डायरेक्ट इंक्वायरीज टू बी मेड। Every recognized stock exchange shall furnish to the Securities and Exchange Board of India such periodical returns as may be prescribed, and every recognized stock exchange and every member shall maintain and preserve for period not exceeding 5 years such books of accounts and other document as central government prescribed. तो recognized stock exchange को अपनी books of accounts कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करनी है, for term of 5 years. Then without prejudice to the provisions of subsection 1 or 2, the board may by order in writing call upon the stock exchange for any information or explanation relating to its affairs, or may appoint one or more person to make an inquiry in the manner in relation to the affairs of the governing body of stock exchange or affairs of its members, and submit a report to the board within such time as prescribed. When an inquiry in relation to affairs has been made, then every director, manager, secretary or other officer of stock exchange, every member of such stock exchange, if the member is a firm, every partner, manager, secretary of the firm, and every other person who has had dealing in the course of business, directly or indirectly, shall be bound to produce before the authority making an inquiry all such books of accounts as demanded. Okay. Then section 7, annual reports to be furnished to central government. अगर पीरियोडिकल रिटर्न्स की बात करें देन वो बोर्ड के पास जाएंगी, उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है, जब डिमांड करी जाएगी तब। और सेक्शन 7 में एनुअल रिटर्न है, दैट शेल बी फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली, ठीक है, बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेक्शन 7A, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग द वोटिंग राइट्स। एक तो रूल्स बना रही है हमारी स्टॉक एक्सचेंज खुद, स्टॉक एक्सचेंज में मेक रूल्स और अमेंड एनी रूल्स फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। 4 मैटर्स हैं, नेमली रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट्स टू मेंबर्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स प्लेस्ड बिफोर स्टॉक एक्सचेंज इन मीटिंग, वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्शन मेंबर्स की, रेगुलेशन ऑफ वोटिंग राइट्स in respect of matter placed before stock exchange, irrespective of his share he shall have only one vote. Then restriction on the right of member to appoint another person as proxy, right to appoint another person as proxy उस पर restriction है. Then such incidental and supplementary matters necessary to give effect to A, B and C clause. Then but no rules made by stock exchange shall have effect until they have been approved by central government or and published by the government in the official gazette. अगर वो अप्रूव नहीं होते हैं तो वो उसके पहले जो एक्ट होंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देन सेक्शन 8, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट रूल्स टू बी मेड। एक तो था रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन 7A में खुद बना रही थी रूल्स, ठीक है। एक है सेक्शन 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है के रूल्स बनाने के लिए, वेयर आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्निंग बॉडीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट
then it may by order in writing direct the stock exchange to make rules or amend rules within a period of 2 months. टाइम पीरियड्स हर जगह याद रखने हैं, 2 months में उसको रूल्स बनाने हैं. रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Then section 8A clearing corporation बेसिकली रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश करेगी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड. तो स्टॉक एक्सचेंज विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड. ठीक है. ट्रांसफर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन. क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है. फॉर द पर्पस क्या है इसका? फॉर द पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंस देयर अंडर, delivery of and payment for securities, any other matter incidental to or connected with transfer. Settlement of contract and differences therein, delivery of payment and payment of securities, then any other matter connected with such transfer. Stock exchange with the prior approval of board shall transfer may transfer the duties and functions of a clearing house to a clearing corporation for the three purposes. And every clearing corporation shall make bylaws and submit the same to board for its approval. The board may, on being satisfied that it is in the interest of trade or public interest, transfer the duties and function of clearing house to corporation and grant approval to bylaws and approve the transfer of duties and functions to the clearing corporation. ठीक है. मतलब क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर अप्रूवल लेना है क्लियरिंग हाउस को ट्रांसफ़र फंक्शन करने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन को, तो उस अप्रूवल के लिए बायलॉज कॉरपोरेशन बनाएगी और वो सबमिट करेगी इस बोर्ड के पास. अगर बोर्ड अप्रूवल देता है देन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसफ़र करेगी जो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस हैं. ठीक है. सेक्शन 9 पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बायलॉज. सेक्शन 7 में पढ़ा था हम, 7A में हमने पढ़ा था स्टॉक एक्सचेंज इज मेकिंग रूल्स. सेक्शन 9 में है स्टॉक एक्सचेंज इज मेकिंग बायलॉज. ठीक है. एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सब्जेक्ट टू प्रीवियस अप्रूवल ऑफ बोर्ड मेक बायलॉज फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. जो रूल्स थे उनको बनाने के लिए हमें प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को, लेकिन हाँ बनाने के बाद उसको हमने अप्रूव ज़रूर कराया था सेंट्रल गवर्नमेंट से. ठीक है. लेकिन जो बायलॉज हैं वो हमने, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ बोर्ड बनाएगी फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. ये सारे इसके बायलॉज जिस चीज़ के लिए बना सकती है वो सारी प्रोविजंस हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मार्केट, रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ ट्रेड, क्लियरिंग हाउस फॉर पीरियोडिकल सेटलमेंट, सबमिशन टू बोर्ड बाय क्लियरिंग हाउस after such periodical settlement, then publication by clearing house, regulation or prohibition of bank transfer, number and classes of contracts in which settlement shall be made, regulation or prohibition of budlas or carry over facility. ठीक है. ये सारे एक बार रीड कर लेने. ये है till point W. then bylaws under this section shall specify अगर कोई फॉलोइंग पनिशमेंट इन केस ऑफ देयर वायलेशन. फाइन है, एक्सपल्शन फ्रॉम मेंबरशिप है, सस्पेंशन फ्रॉम मेंबरशिप फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, अदर पेनल्टी ऑफ लाइक नेचर नॉट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ मनी. पेनल्टी कोई भी नॉट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ मनी. फॉर कॉन्ट्रामेशन ऑफ बायलॉज मेंबर्स के ऊपर ये पनिशमेंट लग सकती है. फाइन है, एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप है, सस्पेंशन फ्रॉम मेंबरशिप है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड not for unlimited period, and any other penalty of like nature not involving the payment of money. Then any bylaw made shall be approved by the board and published in the Gazette of India and official Gazette of State and effect from the publication in the Gazette of India. Okay. Then section 10 में power of board है to make or amend bylaws of recognized stock exchange. section 8 में हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर टू डायरेक्ट रूल्स और टू मेक रूल्स. सेक्शन 10 में है पावर ऑफ बोर्ड टू मेक और अमेंड बायलॉज. द बोर्ड में इधर बाय रिक्वेस्ट, ऑन रिक्वेस्टिंग राइटिंग रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और ऑन इट्स ओन मोशन इफ सेटिस्फाइड इट मे ऑर्डर द स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बायलॉज और अमेंड बायलॉज.
The such bylaws shall be published in the Gazette of India and official Gazette of the state, and on the publication thereof effect from the date in the Gazette of India published. ठीक है, ये होगा सेक्शन 10. अगर तो स्टॉक बोर्ड ने खुद बायलॉज बनाए हैं, then the stock exchange may within 2 months of publication thereof apply to the Security and Exchange Board of India for revision thereof. The making or amendment or revision of bylaws shall be subject to the condition of previous publication. ठीक है, तो सेक्शन 10 में बायलॉज मेकिंग है, अमेंडमेंट है और रिवीजन है बाय द बोर्ड. सेक्शन 11 और सेक्शन 12, 11 में सुपरसीड है, 12 में है सस्पेंशन. ठीक है, सुपरसीड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन सर्विंग अ रिटन नोटिस considering the suppression of the governing body by notification in official gazette declare that the stock exchange to be superseded. On the publication, following consequences shall ensue, that is, the members of governing body shall cease to hold office as members from the date of notification of suppression. The person or person appointed to perform all the powers and duties of the governing body shall exercise those powers. And all property of stock exchange or person appointed under the subsection 1 may by in writing specify the purpose for enabling him or them to carry on the business of stock exchange. And within the period of suppression, for there shall be central government shall reconstitute the governing body with its rules, and on such reconstitution all property of stock exchange vested in the person appointed under subsection 1 shall revest in the governing body so reconstituted. कौन रिकॉन्स्टिट्यूट करता है गवर्निंग बॉडी को? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, देन पावर टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सस्पेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस इमरजेंसी हैज़ अराइजन. देन बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट इट मे डायरेक्ट अ स्टॉक एक्सचेंज टू सस्पेंड इट्स बिजनेस for a period not exceeding 7 days, and in case in the interest of trade or public interest, and in case it has to extend the period, then before that extension an opportunity of being heard in the matter. Because पहले तो सस्पेंशन लगाने से 7 days की हम emergency थी तो opportunity of hearing नहीं दी, लेकिन अगर उस टाइम पीरियड को फर्दर एक्सटेंड करना है then opportunity of hearing is must to the governing body of stock exchange. ठीक है, then section 12A, power to issue directions if after making or causing to be made an inquiry the board is satisfied in the interest of investors prevent affairs of stock exchange or clearing corporation to secure proper management of stock exchange or clearing corporation or agency or person referred to in clause B. It may issue directions to stock exchange, clearing corporation or agency or person associated with the securities market or to any person whose securities are listed or proposed to be listed as may be appropriate in the interest of investors and the securities market. Without prejudice to section 23I, the board may levy penalty under section 23A से 23H after holding an inquiry. तो पावर टू इशू डायरेक्शन में बेसिकली पेनल्टी लेवी करने की पावर भी आती है. बस इसमें इतना है. पावर टू इशू डायरेक्शन किसके पास है? बोर्ड के पास आफ्टर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी. ठीक है, देन सेक्शन 13 है कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस इन सिक्योरिटीज़. ऑप्शंस हमने पढ़े थे डेफिनेशन सेक्टर में सेक्शन में, जो कि था कि राइट टू बाई और सेल इन फ्यूचर. तो सेक्शन 13 है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification declare having regard to the nature or volume of transaction in securities in a particular state, declare this section to apply to such state. Every contract and thereupon every contract in such state entered into after the date of notification between members of a stock exchange or recognized stock exchange or through or with members shall be illegal. मतलब कि declare that every contract in such state or area which is entered into after the date of notification otherwise than between members of a recognized stock exchange
or recognized stock exchange in state or through or with such members shall be illegal. मतलब कि otherwise than between the members or through or with such member the contract shall be illegal, provided contract entered into between members of two or more stock exchange such area shall be subject to such terms and conditions as stipulated by the stock exchange with prior approval of the board. देन सेक्शन 13A में एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर है. एक हमने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पढ़ा था. सेक्शन 8A में एक एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर है सेक्शन 13A में. ये भी कौन एस्टेब्लिश करता है? स्टॉक एक्सचेंज विद प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड. एंड एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर होता क्या है? मीन्स अ ट्रेडिंग रिंग और ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑफर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज outside its area of operation to enable the investors to buy and sell through such trading floor under the regulatory framework of that stock exchange. ठीक है. then section 14 the contracts in notified areas. notified area कौन से? जो कि section 13 में है. which is in contravention of bylaw specified in section 9 shall be void. ठीक है. then void as respects the right of member of recognized stock exchange who has entered into such contract in contravention of such bylaw. Also as respect right of any other person who has knowingly participated in the transaction entailing such corporation. So void as respect the right of member also, and void as respect the right of any other person who has knowingly participated in the transaction in contravention of the bylaws. Section 15 no member of a recognized stock exchange shall in respect of any securities enter into contract as a principal with any other person other than a member of recognized stock exchange unless he has secured a consent or authority of such person and discloses in the note that he is acting as a principal. Provided where a member has secured the consent or authority, he shall secure written confirmation by such persons of such consent within 3 days from the date of contract. Then section 16 power to prohibit contract in certain cases. Central government करती है ये. Central government opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in specified securities in any area or state. It may by notification in official gazette declare that no person in the state shall save with the permission of central government enter into any contract for sale or purchase as of any security specified in the notification, and if any such contract is made then that shall be illegal. Purpose क्या है? To prevent undesirable speculation in specified securities in an area. Section 17 licensing of dealers in securities in certain cases. Then subject to provision of subsection 3 and other provision of this act, no person shall carry on or purport to carry on, whether on his own behalf or any other person, dealing in securities in area in which section 30 has been declared to apply and to which central government in a notification declared this section to apply, except under the authority of a license granted by the Securities Exchange Board of India in this behalf. तो अगर इन जो सेक्शन 13 सेक्शन 16 वाले एरियाज़ में आपने डीलिंग करनी है तो उसके लिए लाइसेंस जिसके पास होगा वही डील कर सकता है. ठीक है. अदरवाइज इट शेल बी वॉइड. देन सेक्शन 17A पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज रेफर टू इन क्लॉज H सब क्लॉज IE ऑफ सेक्शन 2 जो कि सिक्योरिटीज़ को डिफाइन करता है. Every issuer shall make an application to one or more recognized stock exchange for permission for such certificate or instrument to be listed on stock exchange. Where the permission for listing has not been granted or refused by the stock exchange, then the issuer shall forthwith repay all the money received from applicant in pursuance of the document, and if money is not repaid within 8 days after issuer becomes liable, then he every director or trustee thereof shall be jointly and severally liable to repay the money with interest at the rate of 15% per annum. If पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन H सेक्शन 2 क्लॉज H IE में क्या है, कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं. ये हैं द सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट इशूड टू एन इन्वेस्टर बाय an issuer being a special purpose distinct entity. अगर इन्होंने कोई इशू किया है then
उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल चाहिए. अगर अप्रूवल नहीं मिला है लिस्टिंग के लिए, देन विद इन 8 days रीपे द अमाउंट. एंड इफ़ द पर्सन डायरेक्टर और ट्रस्टी फेल्स टू repay within 8 days, then they shall be jointly and severally liable to repay that money with interest at the rate of 15% per annum. Okay. Then section 18, nothing in section 13, 14, 15 and 17 shall apply to spot delivery contract. spot delivery contract हमने पढ़े थे जो on the spot या फिर immediately next day इसकी payment and delivery हो जाती है. Then section 18A, contracts in derivatives. Notwithstanding anything contained in other law for time being in force, contracts in derivatives shall be legal and valid if these are traded on a recognized stock exchange, settled on a clearing house of recognized stock exchange in accordance with rules and bylaws, or between such parties as सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई. तो 3 केसेस में डेरिवेटिव्स की कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं शैल बी लीगल एंड वैलिड. ठीक है. देन सेक्शन 19, स्टॉक एक्सचेंज अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रोहिबिटेड. मतलब ऑब्वियसली जो स्टॉक एक्सचेंज जिसको रिकॉग्निशन मिली है सिर्फ वही स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब प्रोहिबिटेड है. This section shall come into force in any state by notification in official gazette the central government may appoint. Section 21 and 21A, conditions for listing. 21 में where the securities are listed on the application of any person, if any recognized stock exchange, such person shall comply with the conditions of listing agreement with the stock exchange. listing agreement किसके साथ होता है? स्टॉक एक्सचेंज का. किसका होता है? जिसने अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट कराई है, मतलब कि बेसिकली इश्यूअर्स होते हैं. डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट द सिक्योरिटी आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन देयर ऑफ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. अ लिस्टेड कंपनी ऑन or an aggrieved investor may file an appeal before Securities Appellate Tribunal against the decision of delisting within 15 days from the date of decision of stock exchange, and section 22B to 22E shall apply. Further period not exceeding 1 month can be allowed by the tribunal. ठीक है. तो डीलिस्टिंग की अगर ऑर्डर पास कर दिया है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने, देन उसके अगेंस्ट अपील कौन फाइल कर सकता है? लिस्टेड कंपनी और एग्रीव्ड इन्वेस्टर. अपील बिफोर ट्राइब्यूनल विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, एंड दिस टाइम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय नॉट एक्सीडिंग 1 month by the Securities Appellate Tribunal. Section 22, right of appeal against refusal by stock exchange to list the securities of public company. ये तो 21A तो था कि हमने पहले लिस्ट करी थी बट डी लिस्ट कर दी हैं, तो उसके अगेंस्ट अपील है. 22 है कि लिस्ट करने के लिए ही रिफ्यूज़ कर दी हैं स्टॉक एक्सचेंज ने अगर, देन एवरी रिकॉग्नाइज्ड वेयर अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज refuses to list securities of any public company or collective investment scheme or company or scheme, the company or scheme shall be entitled to be furnished with reason for refusal and may within यहाँ भी 15 days है, 15 days of refusal, and where the stock exchange has failed or omitted to dispose of the application for permission of shares to be dealt in stock exchange within 15 days, then the aggrieved may apply to the central government against such refusal, omission or failure to vary or set aside the decision of stock exchange, or where the stock exchange is omitted to dispose of the application, then to grant or refuse the permission, provided that no appeal shall be preferred against the refusal or omission or failure as the case may be under this section on or after the commencement of 1999 Amendment Act. तो 22 के साथ में हमें 22A पढ़ना है, क्योंकि दोनों में अपील हम सेम उस पर कर रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन जो 22 है उसमें अपील कर रहे हैं बिफोर 1999 अमेंडमेंट एक्ट. तो अपील होगी टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 22 विद इन 15 days,
of the refusal or failure to dispose of the application and by the stock exchange. लेकिन अगर वो डिसीजन या एग्रीव्ड आप जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हैं वो आफ्टर 99 अमेंडमेंट एक्ट है, देन अपील शेल बी मेड to the Securities Appellate Tribunal under Section 22A within 15 days and a further period not less than 1 month can be granted. यहाँ पर सेम चीज़ लिखी है. Where a recognized stock exchange refuses to list securities of a company, company shall be entitled to furnish with reason and may within 15 days of such refusal, and where the stock exchange has omitted or failed to dispose of the application within the 15 period, then appeal within 15 days from the date of expiry of time or further period not exceeding 1 month, appeal to the Securities Appellate Tribunal, opportunity of being heard, vary or set aside the decision of stock exchange or grant or refuse the permission. Every appeal shall be accompanied by fees. The Appellate Tribunal shall send a copy of order made by to the board, and the tribunal shall make an endeavor to dispose of the appeal finally within 6 months from the date of receipt of the appeal. ठीक है, ये चीज़ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब अपील जाती है 22 में, उसमें नहीं है कि कितने टाइम में उसको डिसाइड करनी है, बट सिक्योरिटीज़ एपीलेट ट्राइब्यूनल को एक डायरेक्शन है दैट इट शेल डिसाइड इट एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल एंड एंडेवर शेल बी मेड बाय टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अपील. उसके बाद 22B से लेके 22E तक हमारे 22F तक हमारे सेम अपील के प्रोविजन है जो हमने सेबी एक्ट में किए थे सिक्योरिटीज़ एपीलेट ट्राइब्यूनल के रिगार्डिंग. क्या है? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ सिक्योरिटी एपीलेट ट्राइब्यूनल. इट शैल नॉट बी बाउंड बाय प्रोसीजर ऑफ CPC गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. पावर टू रेगुलेट इट्स own procedure including places at which it shall be sitting. Powers same as vested in the civil court, that is summoning and enforcing attendance of person, examining on oath, discovery and production of document, reserving the evidence on oath, commission for examination of witness. Okay, then every proceeding under the tribunal shall be deemed to be judicial proceeding under section 193, 228, 196 IPC, and the tribunal shall be deemed to be a civil court. 22C, right to legal representation, either a person in person, appellant in person, or chartered accountant, company secretary, cost accountant, legal practitioner or its officer to present for the tribunal. 22D, limitation act apply to the tribunal. 22E, civil court not to have jurisdiction. No civil court shall have jurisdiction to entertain where the tribunal has power, and this shall not grant any injunction also. 22F, appeal to the high court की जगह अब ये supreme court चला गया है. That any person aggrieved by the order of the tribunal may file an appeal to the supreme court within 60 days from the communication of decision on question of fact और law, दोनों पे कर सकता है. And further extension of 60 days can be granted by the Supreme Court. ठीक है, इसके बाद अब हमारा स्टार्ट हो गया पेनल्टीज एंड प्रोसीजर सेक्शन 23 से. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं कि ये थोड़ी लंबी चली जाएगी. ओके.